हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड जितनी सारी टेक्निकल नॉलेजेज है आप तक पहुंचाई जा रही है। आशा और विश्वास है कि आप सभी इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज जो मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में आया हूं, जो पूर्व की भांति जो हम लोगों के बीच में जो क्लास जो आईकॉम सेकेंड ईयर का जो चल रहा है अकाउंटेंसी, और इस अकाउंटेंसी में जितने सारे चैप्टर्स हैं वो एक एक करके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बोर्ड में अच्छी तरीके से समझा करके सॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें से पिछली क्लास में मैंने कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट के बारे में मैंने चर्चा किया था कि एक व्यवसाय में एक पिछले गत वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान वर्ष के साथ में कैसे किया जाता है और ये तुलना करने का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आज आपके अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 है, जो नया चैप्टर के रूप में वह है समान आकार के विवरण, यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप बुक्स को अपने पास में रख करके निकाल करके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें से सीखना हम लोगों को क्या है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। और एक चीज़ और इसमें सीखने के लायक मिलेगा कि आखिर ये समान आकार का जो विवरण होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है, उससे हमें इस आज के दौर में क्या लाभ है। कोई भी कंपनियां अगर बनाती है इस चीज़ को तो उससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके पहले बुक्स में आपका जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, वह एक इस अर्थ के अनुसार से आप समझ लीजिए। मैं इसको विस्तार पूर्वक मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके बुक्स के अनुसार से है कि समान आकार के विवरण को एक समरूप विवरण भी कहा जाता है, माने सेम साइज का स्टेटमेंट। समान आकार के विवरण से आशय एक ऐसे वित्तीय विवरण से है जिसमें एक कॉमन बेस पर, एक समान आधार पर विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे संपत्तियों या दायित्वों को चिट्ठे के लिए समान आधार के रूप में चुना जा सकता है, और प्रचालन से या शुद्ध बिक्री को लाभ हानि विवरण के लिए समान आधार के रूप में चुना जा सकता है। तो जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा उसको हम लोग एक परसेंटेज के रूप में 100 को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, और वह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परिप्रेक्ष्य में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, वेजेस कितना होगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये सारी चीज़ें का वर्णन आपका परसेंटेज के रूप में दिखाया जाएगा। इसलिए इसको एक वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो इसको निकालने का प्रक्रिया एक सूत्र के रूप में रहेगा, कॉमन साइज परसेंटेज इक्वल टू ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहाँ समझना आपको यही चीज़ है कि सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाएंगे। फॉर्मेट जो आपको अभी हम दिखाएंगे कैसे कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है, उसको सबसे पहला काम यही रहेगा कि जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा वह हमें 100 मान ही लेना पड़ेगा। और अगला जो हमारा जो आइटम पर मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को जो एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अपेक्षा कितना परसेंटेज हुआ है। सपोज मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया 100 और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 60% आया हुआ है,
मान लेते हैं 100 है और 60 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया हुआ, तो कहा जा सकता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के परिप्रेक्ष्य में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% का लागत शो किया जा रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमारा 100 रुपीज़ जनरेट हुआ है रेवेन्यू, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारा एक्सपेंडिचर जो हुआ वह हमारा 60% हुआ, दैट मीन्स 60। तो ये इस तरह से हम सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे, लेकिन जो पहले मैंने चर्चा किया था कि आखिर इसका पर्पस क्या है, तो आप देखिए इस चीज़ को आप बुक्स पर भी देख सकते हैं। आप लिखा हुआ है कि लाभ हानि विवरण के विभिन्न मदों में परिवर्तनों को प्रचालन से आय या कुल आय यदि अन्य आय रहे तो कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों को चिट्ठे के योग से प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना रहता है। कि जैसे यहाँ पर कहा गया है क्या कि जैसे कोई भी संपत्ति का जो डाटा दिया हुआ है, सपोज 2 लाख रुपया दिया हुआ है, किसी दूसरे आइटम फर्नीचर जैसे है उसका 3 लाख दिया हुआ है, तो हमारा उसका परसेंटेज कितना लगेगा, वह परसेंटेज में करने के बाद में कोई सरल भाव से अगर उस डाटा को हम देखते हैं अगर बाय द वे, तो मुझे सिंपलिसिटी महसूस होता है, आसान महसूस होता है, अध्ययन करने में आसानी होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि आय विवरण के विभिन्न मदों को शुद्ध विक्रय या प्रचालन से आय से संबंध स्थापित करना ताकि महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सके। जो परसेंटेज आप दिखाएंगे, जो परसेंटेज निकाला जाएगा, तो उस परसेंटेज को देखने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अगर निकालना है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष, तो वह इस चीज को अध्ययन करके निकाला जा सकता है। तीसरा उद्देश्य में दिया हुआ है क्या कि आर्थिक चिट्ठे के विभिन्न संपत्तियों मदों का कुल संपत्तियों से तथा दायित्व मदों के कुल दायित्व से संबंध स्थापित करना ताकि महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसका भी निकाला जा सके। जैसे हमारा बैलेंस शीट अगर रहता है तो एसेट साइड में जो है सो टोटल हम 100 मान लेंगे और उसमें से फर्नीचर पर कितना कॉस्टिंग गिरा है, मशीनरी पर कितना कॉस्टिंग गिरा है, लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना में कॉस्ट गिरा हुआ और आपका कैश इक्विवेलेंट में आज परसेंटेज कितना है, तो ये भी आपको दिखाया जाता है परसेंटेज के रूप में। लेकिन अगर लायबिलिटीज पोर्शन में अगर जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, तो इसका भी परसेंटेज आप दिखाना पड़ता है 1 by 1 करके। चौथा उद्देश्य क्या है, समान आकार के विवरण द्वारा तुलना के लिए एक समान आधार प्रस्तुत करना, माने एक रूपता दोनों के बीच में लाना एक प्रधान उद्देश्य होता है। तो आज एक चीज और आपके बारे में इस चैप्टर के बारे में चर्चा है कि समान आकार के वित्तीय विवरण की क्या उपयोगिता है और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। तो यहाँ पर किताब पर ही आप देख लीजिए कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण की यह एक सरल और संक्षिप्त रीति है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वह बिल्कुल एक या विधि हम लोग जो अपनाते हैं वह बिल्कुल सिंपल है और एकदम संक्षिप्त विधि है। दूसरा, जब व्यवसाय के कार्यकलापों में तेजी से उच्चावच हो रहे हैं, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस स्थिति में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी प्रतीत होता है। तीसरा क्या है, इनमें चिट्ठे एवं आय विवरण के विभिन्न मदों में कुल योग एवं शुद्ध बिक्री से निकाले गए प्रतिशतों के रूप में तुलनात्मक अध्ययन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो हमारा परसेंटेज जो दिया हुआ रहता है उससे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में सहारा होता है। फोर्थ पॉइंट में है, चूंकि समान आकार के विवरण के निर्माण में एक सामान्य आधार लिया जाता है, इसलिए व्यवसायों के विभिन्न अवधियों की लाभदायकता तथा वित्तीय स्थिति की तुलना सरलता से की जा सकती है। जो हमारा कंक्लूजन आएगा, जो हमारा परसेंटेज दिखाया जाएगा, उससे हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर भविष्य में क्या होना चाहिए, कहाँ पर कमियां हो रही है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है, जहां हमारा संतोषजनक अवस्था में चल रहा है उसको गतिमान करने की ज़रूरत है। पांचवा पॉइंट में क्या है, यह विश्लेषण व्यावसायिक उपक्रमों जो कि आकार में भिन्न होते हैं की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यह वित्तीय विवरणों के ढांचे में गहराई तक दृष्टि डालता है। यहाँ क्या, अगर किसी प्रकार का एनालिसिस करते हैं तो वह डाटा मेरा अलग अलग होता है। सभी उपक्रमों का जो मद जो है, प्रत्येक मद अलग अलग प्रकार का होता है, उसका आंकड़ा भी अलग अलग होता है, लेकिन तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो परसेंटेज के रूप में तो हमें आसानी से
महसूस होता है कि कहाँ हमारा कमी हो रहा है और कहाँ हमारा संतोषजनक अवस्था में चल रहा है। तो ये आप अध्ययन किए महत्व और उद्देश्य और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में। अब ये किस प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट कि समान आकार वाले विवरण के क्या प्रकार है। तो दो तरह से ये बनाया जाता है। पहला है क्या कि कॉमन साइज बैलेंस शीट, या लिख सकते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एक फर्स्ट, और दूसरा है कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये दोनों चीज का चर्चा किया गया है, क्योंकि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपको सर्वविदित है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज तो शो नहीं होगा, जबकि कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखते हैं आगे कि कैसे इसका फॉर्मेट है। आप देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा झलक के रूप में, आपको बुक्स सभी के पास में उपलब्ध है। ये पेज नंबर 273 निकालिए और इसको देखिए कि परसेंटेज कैसे दिया हुआ है सो, और इसका फॉर्मेट कैसे दिया हुआ है, क्योंकि ये राइट करने की अपेक्षा मैं बुक्स पर ही समझा दे रहा हूँ ताकि समय कम लगे और आप आसानी से अच्छी तरीके से समझ जाएं। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जैसे लिखते थे हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे, उसी प्रकार से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है। आपका फर्स्ट कॉलम नोट नंबर दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। और एब्सोल्यूट अमाउंट जो पिछली वर्ष का एक कॉलम रहेगा और वर्तमान वर्ष का एक कॉलम रहेगा। और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स से कंपेयर किया गया है कि जैसे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 100 मान लिया गया, अदर इनकम में हमें परसेंटेज दिखाना पड़ेगा, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और अगला आइटम में है क्या कि जो टोटल रेवेन्यू जो हमारा आया उसमें हमारा ये पैसा कहाँ कहाँ हमारा यूज़ किया गया। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में यूज़ किया गया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में किया गया है, चेंज इन इन्वेंट्रीज में किया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, फिनेंशियल कॉस्ट में, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में और अदर एक्सपेंसेस में, अर्थात मिसलेनियस टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर्स में इसका यूसेज किया जा सकता है। तो हमारा जो भी आइटम होगा वह हम 100% अगर हमारा रेवेन्यू हुआ है और हम 90% यूज कर लिए तो हम कह सकते हैं कि 10% हमारा प्रॉफिट हुआ, यानी कि यह एनपीबीटी के रूप में आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के रूप में आएगा। जो हमारा 10% जो आया वो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सपोज कल्पना करते हैं कि 40% हमें टैक्स दे देना पड़ा, तो हमें 10 रुपया 10% जो बचा हुआ था, यानी आंकड़े के रूप में देखते हैं 10 रुपया, तो 4 रुपया हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा, तो बचेगा हमारा नेट इनकम के रूप में 6 रुपीज़, यानी यह कहलाएगा एनपीएटी, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस डाटा को छोटे रूप में हम आपको बताएं, यह डाटा बड़ा बड़ा रूप में भी हो सकता है। तो ये चीज़ को आप देखें। तो इसमें से एक क्वेश्चन अब देखते हैं जो स्क्रीन पर देखिए आप कैसे कैसे बनाया जाता है। सो देखिए सबसे पहला आपको एक क्वेश्चंस है, उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये आपका दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर
ended 31st मार्च 2020। ये आपका दिया हुआ है, इसको इस तरीके से देखिएगा। आपको अध्ययन बढ़िया से करवा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। आप सबसे पहला पार्टिकुलर्स का कॉलम कीजिएगा। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, इस चैप्टर का प्रथम क्वेश्चन है पार्टिकुलर्स। यहाँ नोट नंबर में लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल वे में आइएगा तो नोट नंबर निकाला जाता है, नोट नंबर। और यहाँ एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट कौन से वर्ष का है? 2019 से 20। ओके, अब क्या करना है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्ष दिया हुआ है 2019 से लेकर के 20। 2019 से लेकर के 20। अब यहाँ पर अमाउंट में हमारा रुपीस का कॉलम रहेगा और यहाँ परसेंटेज का कॉलम रहेगा। अब यहाँ पर डाटा में दिया हुआ है क्या कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट मीन्स नेट सेल्स हमारा जो दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको हम लोग कर सकते हैं नेट सेल्स के रूप में, जो वर्णन है आपका किताब पर भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 लाख। कितना दिया हुआ है? 20 लाख। और इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे इस चीज को, 20 लाख को, और हम लोग इमेजिन करके कर लेते हैं कि 100% है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि जो हमारा एक्सपेंसेस जो आया हुआ है, एक्सपेंसेस कि आखिर किस किस आइटम में ये 100% जो इंडिकेट कर रहा है 20 लाख का, वह हमारा यूज कहाँ हुआ? तो सबसे पहला यूज हुआ क्या कि एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कितना दिया हुआ है? 10 लाख। तो आपको यहाँ परसेंटेज, जो सीखने वाली बात आई कि आपको कंपेयर करना है इधर का आइटम जो हम दिखा रहे हैं इस चीज में, उसका कंपेयर करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज को? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का आइटम दिया हुआ है 10 लाख, तो 10 लाख बटा 20 लाख गुना 100 अर्थात 50%। तो इससे क्लियर किया जा सकता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% के रूप में है, उसमें से पहला एक्सपेंसेस मैंने किया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, उसमें कितना परसेंटेज के रूप में? 50% के रूप में। दूसरा आइटम क्या है हमारा? अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो इसको फिर कंपेयर करेंगे कैसे कि 1 लाख 20 लाख के तुलना में हमारा कितना प्रतिशत है? तो हमें कितना निकालना पड़ेगा? 20 लाख का 1 लाख मतलब 1 लाख बटा 20 लाख गुना 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% 2 लाख, तो 5%, 5% कि हमारा अदर एक्सपेंसेस जो मेरा हुआ, इसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 5% हमने इसमें यूज किया है। तो 100% मेरा जो पैसा आया उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 50% किए और अदर एक्सपेंसेस में 5% किए। तो अब क्या हुआ कि टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना निकल गया? जिस तरीके से पिछली बार बना रहे थे हम लोग, यहाँ आप टोटल इनकम के रूप में दिखा सकते हैं इस चीज को। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो आया वह हमारा 11 लाख आया। तो 11 लाख बटा 20 लाख गुना 100, तो हमारा कितना प्रतिशत आ जा रहा है? हमारा 55%। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस आया, टोटल एक्सपेंसेस। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कि एनपीबीटी निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम लोग दिखा देते हैं इसको, ए आइटम से हम लोग इंडिकेट किए थे।
और ये हम बी आइटम से इंडिकेट किए। ओके, तो ए माइनस बी, अर्थात ये क्लियरेंस क्या हो रहा है कि टोटल इनकम में हम एक्सपेंसेस घटाएं तो 20 लाख में हमें कितना बचा, 9 लाख। मतलब 20 लाख में 11 लाख हमारा यूज हो गया, तो 9 लाख। तो 9 लाख बटा 20 लाख गुना 100 मतलब 45%। तो इससे क्या क्लियरेंस हुआ, आपके बीच में क्या हुआ, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, इस चीज को समझने वाली चीज है। समझना इस बात का है कि अगर किसी फर्म में हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है और हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 10 लाख किया और अदर एक्सपेंसेस में 1 लाख किया, तो 11 लाख टोटल एक्सपेंसेस हुआ, तो एनपीबीटी हमारा 9 लाख है। ये आपका डाटा के रूप में। लेकिन आपको आसान महसूस होगा क्या कि अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 100% हमारा पैसा आया हुआ है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मैंने 50% का यूज कर लिया, 50% 50% और अदर एक्सपेंसेस में मैंने 5% किया, तो टोटल देखा जा रहा है क्या कि 100% हमारा रिवेन्यू आता है, तो उसमें 55% मैंने खर्चा कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो आया बिफोर टैक्स में, वह हमारा कितना आया, 100 में 55 चला गया, तो हमारा प्रतिशत के रूप में आया 45%। तो गवर्नमेंट अब जो टैक्स लेती है वह हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेती है। तो किताब में चूंकि चर्चा नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया हूँ, और आपको आगे क्वेश्चंस में अगर आ जाता है कि गवर्नमेंट अगर 40% अगर टैक्स लेती है, तो यहाँ लिख देना पड़ेगा लेस टैक्स। 40% का अमाउंट हो जाएगा 9 लाख का 3,60,000, रेस्ट अमाउंट जो बचेगा वह हमारा एनपीएटी आ जाएगा। तो ये आपको चर्चा करने की चीज़ है। कोई सामान्य आदमी जो इस क्षेत्र में कुशलता हासिल किया है, वह इस चीज़ को देख करके अध्ययन कर सकता है और आसानी से निर्णय ले सकता है कि इस व्यापार का पोजीशन किस तरीके से चल रहा है और आने वाले तिथि में यह व्यापार कितना गति से बढ़ सकता है और कहाँ कमियां हो रही है, इसको सुधार करने का कोशिश किया जा सकता है। क्योंकि आप जान रहे हैं इस बात को कि किसी भी व्यापार को गतिमान करने के लिए हमारी प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी इस चीज़ को सुधार किया जा सकता है, और अन्यथा उस व्यापार में लाभ ना होकर के हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन से अब आते हैं आपका प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन जो था आपका इलस्ट्रेशन के रूप में था, ताकि मैंने समझा दिया कि किस प्रकार से फॉर्मेट बनाया जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस है। अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आप आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप समझिए बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2A भी है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2B भी है। तो मैं आपको एक सवाल आपको बता दे रहा हूं और उसके बाद में आप इस चीज़ को अध्ययन कीजिएगा अपने तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर बता देते हैं, 1 नंबर आप बना लीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर लिखिएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, कितना हो जाए, कौन सा साल, 31/3/2020, 31 मार्च 2020। ओके, समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप इस चीज को अवगत करवा सकते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका होगा पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स दूसरा कॉलम आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं आपको इनपुट करना है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में नोट नंबर लिखा जाता है। आपका एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट कौन से वर्ष का है, 31 मार्च 2020 का, इसी तारीख को दिया हुआ है।
अब क्या बोला हुआ है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये प्रतिशत के रूप में दिखाना है। यहाँ पर मिल गया है, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं आपको, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखिए सबसे पहला में बोला हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका दिया हुआ है जो नेट सेल के रूप में लिखा जा सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कल जो टेस्ट आयोजित थी उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, लेकिन क्लास सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। जब टेस्ट आयोजित होती है तो उसमें अपीयर होने का कोशिश कीजिए। देखिए डाटा आपका कॉलम बन गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही सेट कर दे रहा हूँ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपका 50 लाख रुपया दिया हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग टोटल इनकम के रूप में, और आपका नहीं दिया हुआ है तो टोटल इनकम आपको इंडिकेट कर दीजिए यहाँ पर कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के रूप में हमारा टोटल इनकम आया हुआ है 50 लाख। ओके, यानी कि इस चीज़ को हम लोग इमेजिन करके 100% हमने मान लिया। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं कि ये 100% जो पैसा आया वह कहाँ कहाँ यूज़ किया गया। इसको सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना रकम दिया हुआ है आपका, तो आपको दिया हुआ है 20 लाख, बुक्स पर दिया हुआ है 20 लाख। तो ये 20 लाख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हेडलाइंस में मैंने खर्च किया है। तो इसको अगर प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है तो टोटल इनकम हमारा 50 लाख है, तो 20 लाख बटा 50 लाख गुना 100, यानी कि 20 बटा 50 गुना 100, तो इसको 2 से काटते हैं, मतलब 40% हमारा जो आया वह हमारा क्या आया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो कह सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 40% मैंने यूज किया है। अब देखते हैं अगला, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपया दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस में। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि 5 लाख बटा 50 लाख गुना 100, तो इसमें से हम कह सकते हैं कितना, 10%। 5 लाख बटा 50 लाख, यानी कि 5 जीरो हमने कैंसिल किया, तो 50 गुना 100, 5 दूने 10%। तो हम फिर कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की तुलना में अदर एक्सपेंसेस में मैंने 10% का यूज किया हूं। अगर डाटा वे में कहते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से अदर एक्सपेंसेस का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 5 लाख रुपया मैंने यूज किया हूं, तो यहां पर सरलता नहीं महसूस होता है, जटिलता महसूस है। आखिर 5 लाख ही क्यों, 6 लाख क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं, लेकिन यहां पर स्पष्ट देखा जा सकता है परसेंटेज के रूप में डाटा कि 10% मैंने यूज जो किया हूं अदर एक्सपेंसेस के हेडलाइंस में, वह मैंने टोटल रेवेन्यू का 10% किया हूं। अब इस चीज को बता सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 40% किया हूं, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारा 50% हुआ। तो इसका मतलब तुरंत कह सकते हैं कि 50% मेरा अभी प्रॉफिट बचा हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा। सबसे पहले क्या चीज, इसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग कि सबसे पहला ए के रूप में दिखाए टोटल इनकम, यहां टोटल एक्सपेंसेस दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैं लॉजिक करके बता दे रहा हूं, आप लोग काफी लाभ उठाइए इस चीज से। 25 लाख और यहां पर हो गया 50%। तो अब क्या होगा बात कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये गवर्नमेंट को टैक्स देने के पहले का ये प्रॉफिट है, जिसको हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। तो ए से रिप्रेजेंट जो हुआ था टोटल इनकम, इसमें बी से जो रिप्रेजेंट हुआ टोटल एक्सपेंडिचर, उसे मैंने सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं,
अर्थात 50 लाख में 25 लाख रुपया माइनस हुआ तो बचा कितना, 25 लाख रुपया। अब इसको कंपेयर कीजिए, 25 लाख बटा 50 लाख गुना 100, तो मतलब बचा कितना, 50%। तो ये आ गया आपका क्या चीज कि एनपीबीटी, और गवर्नमेंट को टैक्स देने की बात है कुछ, वैसी कोई बातें यहां पर नहीं है। तो यहां पर इस चीज को क्लोज करेंगे। अब इसको एनालिसिस कीजिए कि आखिर ये बनाया गया जो चीज, उससे हमें क्या पता चला। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य क्या रहा, कोई सामान्य आदमी जो इस क्षेत्र में स्किलनेस है, जिसकी कुशलता है, साधारण ज्ञान भी है, तो इस बिजनेस को देखने के बाद में वह बता सकता है कि जो भी इस बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको मैंने इमेजिन करके 100% मान लिया। तो अब एम्प्लॉय इसका यूज कहाँ हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो 100% के रूप में है, जो पैसा आया उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया कंपनी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मैंने 20 लाख खर्च किया, लेकिन परसेंटेज जब देखते हैं तो मुझे सरलता महसूस होती है कि 100% की अपेक्षा में 40% जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वह यूज किया हूँ। अदर एक्सपेंसेस में मैंने 10% यूज किया हूँ, मतलब टोटल एक्सपेंसेस मेरा 50% है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 100% जो पैसा आया हुआ था उसमें 50% मैंने खर्च कर लिया। तो जो शेष रकम बचा, जो टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया, तो जो शेष रकम बचा 50% के रूप में 25 लाख रुपया, वह हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ। तो हम ये डाटा को एक बार देखिए अच्छी तरीके से, और ये आंकड़ा को देखिए परसेंटेज के रूप में दिखाया। आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि ये अध्ययन करने में ज़्यादा आसान मुझे परसेंटेज के रूप में होगा, क्योंकि ये आंकड़ा जो है सो हो सकता है करोड़ों में दिया रहेगा, हो सकता है कि पॉइंट में भी दिया रहेगा। तो बहुत तरह का चीज़, इससे एक एक्सपर्ट कंक्लूजन निकालना, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना, ये थोड़ा सा दुष्कर कार्य हो जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज के रूप में अगर रहता है तो हम किसी भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात होती है तो हम इस चीज़ को आसानी से निर्णय ले सकते हैं, जो एक व्यापार की समृद्धि और व्यापार के संवर्धन के लिए एक आवश्यक है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंपेयर किया गया है वह कैसे करेंगे। यहाँ 100% जो हमने लिख दिया, ये मैंने इमेजिन करके लिया। इमेजिन का मतलब हुआ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितना आया मैंने 100 मान लिया कि 100% के रूप में हमारा इनकम जनरेट हो गया। अब उस 100% को हम कैसे यूज करेंगे, इस चीज के बारे में चर्चा है। तो जिस प्रकार से पिछली बार क्लास में मैंने बताया आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो जस्ट लाइक थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन यह कॉमन साइज के रूप में है। अब अगली क्लास में आप देखेंगे क्या कि एक वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे वर्ष के साथ कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बैलेंस शीट अगर बनता है तो पिछले वर्ष का बैलेंस शीट क्या है और इस वर्ष का बैलेंस शीट क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि एक मनुष्य किसी दर्पण के सामने में जाता है तो उस मनुष्य का चेहरा, उस मनुष्य का जो प्रतिबिंब है, एकदम सच्चे पूर्वक वह दर्पण दिखा देता है उसके सामने में कि किस प्रकार आपकी आकृति है। जस्ट लाइक एक बैलेंस शीट जो बनाया जाता है किसी भी बिजनेस का, तो बैलेंस शीट को देखने के बाद में स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापार का पोजीशन कैसा है, कितनी सारी संपत्तियां हैं, कितना दायित्व है, उस व्यापार में आज की तारीख में पूंजी कितना लगा हुआ है, पिछले वर्ष जो प्रॉफिट हुआ वह कितना हुआ था और आने वाले तिथि का कैसा स्थिति दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक चिट्ठा व्यापार का एक आईना होता है, दर्पण की तरह काम करता है। और रह गया इस चीज़ में व्यापार में पूंजी का स्थान, जिस प्रकार मानव के शरीर में रक्त का स्थान होता है उसी प्रकार व्यापार में पूंजी का स्थान होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि यह एनीमिया रोग से ग्रसित हो गया, उसका शरीर लाल पीला पड़ने लगता है, उसका शरीर दुर्बल हो जाता है। जस्ट लाइक एक व्यापार में अगर पूंजी की कमी हो जाती है तो वैसी स्थिति में व्यापार का पोजीशन अच्छा नहीं रहता है, व्यापार का समृद्धि नहीं हो पाता है, व्यापार का जो चेहरा जो होता है, व्यापार में जितने सारे स्टॉक होते हैं वह अच्छा तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास पूंजी का अभाव होने के कारण से वह अच्छी तरीके से सामान नहीं हो पाता है, माने कच्चा माल नहीं मंगा पाता है, अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, एम्प्लॉय लोग को अच्छे से रख नहीं पाते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है क्या कि जो भी हमारी मानव की आवश्यकता है, जो भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो उत्पादन हमें करना है वो उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से मेरा सेल नहीं होता है। और जब सेल नहीं होता है तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो निश्चित है कि व्यापार का समृद्धि ना हो करके उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको आज मैंने बताया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में कैसे अध्ययन किया जाता है, और ये सारी कॉन्सेप्ट वन बाय वन एक एक पॉइंट करके मैं अध्ययन करवा रहा हूं, ताकि आपको अगली क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी महसूस हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, और जब आप एग्जाम में जब बैठें तो आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये प्रयास कीजिए लगातार कि हाँ सर जो भी बता देते हैं उसको प्रत्येक दिन डेली वाइज से प्रैक्टिस करें, और अच्छी तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ओनली वीडियो का एंटरटेन कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं जरूर, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जो निश्चित है कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि हम केवल वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन अभ्यास के अभाव में मेरी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है। इसलिए आप सभी को सलाह दिया जा रहा है कि आप जरूर देखिए, ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है आपको, और एक एक क्वेश्चंस को आपको स्टडी करवाया जा रहा है और बहुत बढ़िया मोटिवेशन करवाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाइए, एकदम निश्चित कोशिश कीजिए। आपको एक बार समझ में नहीं आता, एक लेक्चर से आपको समझने में दिक्कत महसूस होती है, तो आप YouTube के माध्यम से दूसरी बार देखिए, दूसरी बार भी समझ में नहीं आती, तीसरी बार देखिए। और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा पहले, तो उस वीडियो को देख करके फिर एक बार स्पष्ट हो जाइए, और फिर बना करके आप व्हाट्सएप में शेयर करने का कोशिश कीजिए, ताकि मैं आपकी कॉपी को वेरीफाई कर सकूं। जैसे कल भी मैंने बहुत सारे कॉपीज का वेरीफाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल क्लास में ज्वाइन करते हैं, लेकिन और किसी तरह का रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने का कोशिश नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने जो बताया आपको, आप इस चीज़ को गहराई से लीजिए, क्लास में अच्छी तरीके से ज्वाइन कीजिए, टाइम मेंटेन कीजिए, और तरीके से क्लास में ज्वाइन करते हुए इसको अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो प्रत्येक दिन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज का क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।